आखिरकार दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपनी ही जमीन पर से नियंत्रण खो दिया है। अब हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि दो प्रमुख सीमा शहर प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गए हैं। सुरक्षा बलों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और वास्तव में क्रांति में शामिल हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे शासन अपनी पकड़ खोता जा रहा है, उनकी प्रतिक्रिया डरावनी तरह से हिंसक होती जा रही है। अस्पतालों पर गोलीबारी से लेकर शोक संतप्त परिवारों को ब्लैकमेल करने तक। यह है ईरान की काली हकीकत। जनवरी की शुरुआत में सबसे हिंसक दमन पश्चिमी प्रांत एलाम में हुआ, जिससे प्रदर्शनों को दबाया गया। सत्यापित वीडियो में दिखाया गया है कि एक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। लोग नारे लगाने लगते हैं, फिर सुरक्षा बल गोलियां चलाते हैं, जिससे प्रदर्शनकारी भागते हैं और पीछे धुआं और आग का निशान छूट जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। हम अब ईरान के लगभग हर बड़े शहर में प्रदर्शन देख रहे हैं, जो वास्तव में ये बताता है कि ईरान की आर्थिक स्थिति इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थन आधार को भी प्रभावित कर रही है। ये आर्थिक विरोध से शुरू हुआ था। अब ऐसी चीजों के कारण विरोध और भी ज्यादा तीव्र होते जा रहे हैं और ये और भी ज्यादा शहरों में फैल रहे हैं। 6 जनवरी तक देश भर के 111 शहरों और कस्बों में विरोध दर्ज किए गए हैं। यह बताना भी जरूरी है कि 28 दिसंबर को विरोध एक आर्थिक विरोध के रूप में शुरू हुआ था। लोग ईरानी मुद्रा के अवमूल्यन से नाखुश थे, जिसे शासन के निर्यातकों की मदद के लिए किया जा रहा था, जबकि इससे निजी व्यवसायों को नुकसान हो रहा था। अब ये विरोध कुछ बहुत बहुत बड़ा रूप ले चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ शहरों में शासन की सेनाएं भी हार मान रही हैं और प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़ रही हैं। पहला शहर सीमा पर स्थित अब्दनान था। यह शहर ईरान और इराक की सीमा पर है और हमारे पास 6 जनवरी को इस शहर से आई हुई सत्यापित वीडियो हैं, जहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और जिन पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहिए, वे वास्तव में प्रदर्शनकारियों के मार्च करते हुए उनके लिए ताली बजा रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। सुनिए। यही वजह है कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं। इस शहर ने खुद को पहला ईरानी शहर घोषित किया है जो पूरी तरह से इस्लामिक शासन के नियंत्रण से मुक्त है। अब YouTube पर विरोध प्रदर्शनों की क्लिप दिखाना एक खतरनाक खेल है, क्योंकि YouTube हमारे वीडियो को सीमित करने की आदत रखता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी मदद करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। चलिए अब वापस चलते हैं। इस खबर के सामने आने के तुरंत बाद एक और शहर इस सूची में शामिल हो गया और वह शहर था मलेक शाही। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, यह भी एक सीमा पर है जो पहले शहर से थोड़ा उत्तर में है। यहाँ हालात कुछ हिंसक हो गए। लोगों की भीड़ ने एक सरकारी व्यावसायिक परिसर पर हमला किया, शायद वह मॉल था। उन्होंने इमारत को नुकसान पहुंचाया पर कुछ नहीं चुराया। मतलब यह विरोध सिर्फ आर्थिक मुद्दों से कहीं बड़ा बन चुका है और लोगों का संदेश बिल्कुल साफ है। वे इस्लामिक रिपब्लिक और उससे जुड़ी हर चीज को नकारते हैं। अब इन दोनों शहरों के बारे में एक दिलचस्प बात है। यहाँ की आबादी में अधिकांश कुर्द हैं। हमें कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की तरफ से एक दिलचस्प बयान मिला। उन्होंने घोषणा की कि उनके 4 सैनिक मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए जब ईरानी शासन के साथ झड़पों में उन्होंने उन ईरानी बलों का सामना किया जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। बयान के अनुसार ईरानी शासन के अज्ञात संख्या में सैनिकों को भी पकड़ लिया गया। अगर यह सच है तो यह विरोध की शुरुआत के बाद से ईरानी शासन के खिलाफ किसी सैन्य गुट द्वारा की गई पहली विद्रोही कार्रवाई है। निश्चित रूप से यह अब एक बड़ी घटना है। जैसे इस्लामी शासन के लिए हालात पहले ही काफी खराब थे। हमें कुछ रिपोर्टें भी मिली हैं कि अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स इराक और सीरिया की सीमा के पास तैनात की गई है। अब वह निश्चित रूप से ईरान के करीब नहीं है। यह इराक ईरान सीमा की तुलना में इराक के दूसरी ओर है, लेकिन यह निश्चित रूप से उस जगह से करीब है जहां डेल्टा फोर्स कुछ दिन पहले थी। यह वही समूह था जिसने मादुरो को पकड़ा था। अब मैं यहाँ एक बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस खबर की पुष्टि केवल कुर्दिस्तान 24 ने की है, जो एक इराकी समाचार कंपनी है।
किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या समाचार कंपनी ने इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह कितना सच है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। तो जब तक हमें और पुष्टि नहीं मिलती, इस रिपोर्ट को थोड़ी सावधानी के साथ लें। पिछले कुछ दिनों में एक और बड़ी घटना हुई। हमारे पास था ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई ने विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से संबोधित किया, और कोई हैरानी नहीं, वह प्रदर्शनकारियों को दबाने की बात कर रहे हैं। बस सुनिए। विदेशी मुद्रा के मूल्य में बेलगाम वृद्धि और उसकी अस्थिरता। यह तथ्य कि इसका मूल्य हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे व्यापारियों को समझ नहीं आता कि क्या करें, यह कोई स्वाभाविक बात नहीं है। यह दुश्मन की करतूत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजारियों के पीछे भड़काए गए दुश्मन के भाड़े के लोग खड़े हैं, जो इस्लाम, ईरान और इस्लामी गणराज्य के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और इस्लामी गणराज्य के खिलाफ ये अहम है। यही महत्वपूर्ण है। मुनाफिकों को मौत, मुनाफिकों को मौत, मुनाफिकों को मौत। विरोध जायज है, लेकिन यह दंगे से अलग है। हम प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों को भी उनसे बात करनी चाहिए। हालांकि दंगाइयों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। दंगाइयों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। पुतिन को असंतुष्टों को उनके बजाय चुनना चाहिए। अब यह थोड़ा हास्यास्पद है कि वे मुद्रा के गिरने का दोष दुश्मन पर डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका मतलब उससे संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन असलियत में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन ईरानी सरकार ने खुद किया था। तो इसके लिए दुश्मन जिम्मेदार नहीं है जब तक वे प्रतिबंध नहीं लगा रहे, और मुझे लगता है कि वे वीडियो सुनकर यही बहाना देंगे। खैर, वैसे भी ऐसा लगता नहीं है कि ईरानी नेतृत्व एकमत है, क्योंकि जब अयतुल्लाह दुश्मनों को दोषी ठहरा रहे हैं, वहीं ईरान के राष्ट्रपति अपनी समस्याओं के लिए ईरानियों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनकी स्पीच देखिए। अगर आप अपनी बिजली, गैस और पानी की खपत में 10 की बचत करते हैं, तो हम रोजाना 9 लाख बैरल तेल और गैस बचा सकते हैं। यह हमारे देश की संपत्ति है और हम इसे बर्बाद कर रहे हैं। हम बेवजह बिजली और ज्यादा हीट का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं पसीना बहा रहा हूं और जैकेट उतारने का मन कर रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ इतना गर्म होना जरूरी नहीं था। तापमान को सिर्फ 2 डिग्री कम करने से बहुत सारी ऊर्जा बच सकती थी, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उपभोग करते हैं और फिर दूसरों की आलोचना करते हैं। इन संसाधनों का सही उपयोग आप और मैं ही कर रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। अब ऐसे बयान ही हैं जिनकी वजह से लोग ईरानी शासन से तंग आ चुके हैं। अपनी स्क्रीन पर इस क्लिप को देखिए। यहाँ हुसैन सोलेमानी का बैनर है। ये वही जनरल थे जिन्हें एक अमेरिकी ड्रोन द्वारा मार दिया गया था, और लोग उनकी मौत पर उनका जश्न मना रहे थे। वो किसी भगवान या शहीद की तरह माने जाते थे। शायद शहीद कहना बेहतर शब्द है, लेकिन अब वही लोग उनके पोस्टर जला रहे हैं, क्योंकि वे शासन से जुड़ी हर चीज़ से तंग आ चुके हैं, और वे उन हमलों से भी परेशान हैं जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हो रहे हैं। देखिए, सरकार की फोर्सेज इन प्रदर्शनकारियों से इतनी डरी हुई हैं कि वे सचमुच लाउड स्पीकरों से संदेश चला रहे हैं, जिसमें सबको घर जाने या मरने की धमकी दी जा रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सुनिए। अभी अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, इसका सटीक आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन विश्वसनीय रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा लगता है कि लगभग 30 से 35 लोगों की जान गई है। अब यहीं पर चीजें थोड़ी डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि पुलिस अधिकारी जिन प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं, उनके शवों को उठाकर ले जा रहे हैं। फिर वे परिवारों को ब्लैकमेल कर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा रहे हैं जिसमें लिखा है कि प्रदर्शनकारी असल में IRGC का हिस्सा था। शासन बल के लिए परिवारों को सहमत होना पड़ता है और निजी दफनाने के लिए भी मानना पड़ता है, सार्वजनिक अंतिम संस्कार के लिए नहीं। और अगर वे इन सब बातों के लिए राजी हो जाते हैं,
तभी उन्हें अपने प्रियजनों के शव वापस मिलते हैं। अगर वे इसके लिए राजी नहीं होते तो उन्हें अपने प्रियजनों के शव वापस नहीं मिलते। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इन अंतिम संस्कारों में से कई वास्तव में विरोध को और भड़का रहे हैं। जब लोग देखते हैं कि उनकी सरकार उन प्रदर्शनकारियों को मार रही है जो आर्थिक समस्याओं के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वे हिंसक हो जाते हैं। इसे देखिए। आज मलिक शाही की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी। यह उन लोगों के अंतिम संस्कार के बाद हुआ जिनकी मौत सप्ताहांत में हुई थी, लेकिन खुद समारोह के दौरान शोक की आवाज इसकी आवाज से बदल गई। ऐसे कस्बों को वर्षों से आर्थिक रूप से अनदेखा किया गया, फिर भी यहां इतनी भीड़ एक साथ कुछ भेजे जाने के नारे लगा रही है, इसकी उम्मीद नहीं थी। अब सैन्य बलों की कड़ी कार्रवाई के बावजूद ईरानी जनता लगातार बाहर निकल रही है और प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़ती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कई सच में मानते हैं कि यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। अब जैसे जी रहे हैं वैसे नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें बाहर निकलकर बदलाव के लिए दबाव बनाना होगा। इन ईरानी प्रदर्शनकारियों का इंटरव्यू सुनिए, जिन्होंने पहचान छुपाकर भी अपना संदेश साझा किया। मेरी कंपनी छोटी हो गई और आखिरकार मुझे उसे बंद करना पड़ा। मेरी आमदनी कम हो गई, मेरे कर्ज बढ़ गए, हर चीज बहुत महंगी हो गई है। आज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जायज है क्योंकि लोग रोटी तक खरीदने की हैसियत नहीं रखते। मुझे लगता है कि प्रदर्शन जारी रहेंगे क्योंकि असल में ये भूखों की क्रांति है। यह महिला 2 बच्चों की मां है। वह अभी तक तेहरान की सड़कों पर नहीं उतरी है। जब जीवन और मृत्यु में फर्क नहीं रहता तो हमें डरने की क्या जरूरत है? इस शासन में सिर्फ भूख, महंगाई और दुख मिले हैं। शुरुआत में शासन ने कहा था कि वह ऐसी आवाजें सुनेगा और समस्या पर पैसे फेंके। कल एक अस्थायी जीवन भत्ता पेश किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सहनशीलता कम हो रही है। और आज शेफर्ड कॉर्ड शहर में यह कुछ ऐसा ही दिखा। अब मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। वीडियो में बताया गया कि YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित करता है। पिछले हफ्ते YouTube के अनुसार हमारी 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुई थी। ड्रोन हमलों या फ्रंटलाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनवासी लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर नहीं करना पड़ता। साथ ही हमारी साइट पर विज्ञापन भी नहीं होते। इसलिए हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता क्योंकि विज्ञापनदाता खुश नहीं हैं। हम साइट विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़िए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।